हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? लोग बड़े परेशान हैं, लोग बड़े चिंतित हैं। ईरान ने धमकी दी है कि पूरे मिडिल ईस्ट में ब्लैकआउट कर दूंगा। उधर अमेरिका ने धमकी दी है कि पूरे ईरान में ब्लैकआउट कर दूंगा। और जैसा मैं बहुत दिन से आप लोगों से कहता आ रहा हूं, आज चौथा हफ्ता हो गया है साथियों। पुराने वीडियोस आप लोगों को याद होंगे। अब एक स्टेज आई है जहां पर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर था, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर था, और इसके साथ साथ जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर था, गैस ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर था, उस पे अब अटैक होने लगे हैं। लेटेस्ट है लिस्ट में न्यूक्लियर स्टैब्लिशमेंट्स पर अटैक हो रहा है। मुख्यतः इस लड़ाई का जो केंद्र है या जो बैटलफील्ड है वो ईरान और मिडिल ईस्ट है। जब भी ये जंग खत्म होगी और ईरान और मिडिल ईस्ट का जितना भी, मान लीजिए अगर 100 नुकसान हुआ होगा, तो आप जोड़ कर देख लीजिएगा इजराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान इस 100 का मुश्किल से 2, 4 या 5% निकलेगा, इससे ज्यादा नहीं निकलेगा। अब लोग बड़े चिंतित हैं। मोदी जी ने भी कहा है कंडीशन बड़ी वरीसम है, कोविड दौर की याद दिलाई है, वगैरह वगैरह कहा है। हम लोगों को परेशानी के लिए तैयार रहना चाहिए। कम से कम इस देश में 50 करोड़ की तो लॉटरी निकल आई, क्योंकि जब देश में परेशानी होगी तभी मोदी जी को टारगेट करने को मिलेगा। अब स्टेट ऑफ हरमुज के बारे में भी आप लोग अपडेटेड हैं। क्या परेशानी हो रही है इससे भी अपडेटेड हैं। 20 वेस्टर्न नेशंस ने ये बोला है कि हम एक कोलिजन बनाकर स्टेट ऑफ हरमुज को खुलवाने की सोच रहे हैं या हम वहां पर फोर्स भेजेंगे। अमेरिका भी अपनी एम्फीबियन यूनिट उसकी मिडिल ईस्ट में पहुंचना शुरू हो गई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह चेतावनी दी कि अगर स्टेट ऑफ हरमुज नहीं खुलेगी तो 48 घंटे बाद हम ईरान के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करना शुरू कर देंगे, यानी ईरान में पूरा ब्लैकआउट कर देंगे। इधर ईरान ने पलटवार करते हुए साफ बोला है कि हम पूरे मिडिल ईस्ट में ब्लैकआउट कर देंगे, और ईरान के स्टेट टीवी ने एक पूरी लिस्ट भी दे दी है, जैसे बराक न्यूक्लियर प्लांट, जबल अली डिसैलिनेशन प्लांट, अल खबर प्लांट, रास्तरुना ईरान में भी है रास्तुरा, और इधर कतर में भी लगता है रास्तुरा। फिर मोहम्मद रशीद सोलर प्लांट जो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है। इसी तरह पूरी एक लिस्ट इन्होंने इशू की है जिसको हम हिट करेंगे, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है डिसैलिनेशन प्लांट। तो क्या मिडिल ईस्ट में ब्लैकआउट होगा और पानी की किल्लत हो जाएगी। ग्लोबल एवरेज से अगर निकालें तो 10 गुना पानी, नेचुरल वाटर मिडिल ईस्ट में कम मिलता है, इसीलिए समंदर के खारे पानी को वो डिसैलिनेशन प्लांट के थ्रू उसको मीठा करते हैं पीने के लिए। अब इसके साथ साथ ईरान ने एक और धमकी दी है। साहब, स्ट्रेट ऑफ हरमुज से या रेड सी से सिर्फ गैस या उसके साथ ऑयल नहीं निकलता है, बहुत सी चीजें निकलती हैं, जैसे फर्टिलाइजर्स निकलते हैं, आदि निकलते हैं। इसके अलावा वहां पर रेड सी में और आपके स्टेट ऑफ हरमुज में लगभग दुनिया का 20% जहां से इंटरनेट जाता है वो अंडर वाटर केबल्स यहां से निकलते हैं, जिसके लिए ईरान ने बोला है कि हम इसको भी माइन कर देंगे। साथ साथ रेड सी से और स्ट्रेट ऑफ हरमुज से जो क्रिटिकल लिंक्स होते हैं एआई डेटा सेंटर के, जो सबसे ज्यादा इस टाइम दुनिया में सऊदीया और यूएई में कंसंट्रेटेड हैं, वो बंद हो जाएंगे। गवर्नमेंट फंक्शनिंग बंद हो जाएगी। पूरी मिलिट्री के नए वेपनाइजिंग पर फर्क पड़ेगा। बैंकिंग बंद हो जाएगी और एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस साथियों खड़ा हो सकता है। ये तेहरान की तरफ से धमकी आई है। अब अगर आप इसको, जैसा मैंने पहले भी बताया था, अगर आप इसको डिवाइड करके देखें तो अमेरिका लड़ रहा था ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को वीक करने के लिए, इतना वीक करने के लिए कि ईरान में एक वहां पर लोकल रिवोल्ट खड़ा हो जाए और वो पावर को टेकअप कर लें। ये फिलहाल नहीं हो पा रहा है। इजराइल लड़ रहा है ईरान को खत्म करने के लिए, इस्लामिक रिजीम को डिकैपिटेट करने के लिए, यानी उनको निस्ते नाबूद करने के लिए। इजराइल बॉम्बिंग के साथ साथ रिपोर्ट्स बता रही हैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुश्तबा खमानेई को ढूंढ रहा है कि वो आखिर है कहां और ईरान का कमांड सेंटर चल कैसे रहा है। ईरान का कमांड सेंटर ऐसे चलता है
कि चाहे आईआरजीसी हो, चाहे इस्लाम वहाँ की इस्लामिक रिजीम हो, वो एक के मरने के बाद बाय ऑटो दूसरा आदमी ऑटो पायलट की तरह वो पोजीशन ले लेता है। और आईआरजीसी के बारे में पढ़ रहा था कि आईआरजीसी को अब ये पता चल गया है कि अगर हम ये लड़ाई हारे तो लगभग 45 साल में जो भी हमने ईरान में खड़ा किया था, हमारे हाथ से वो सब चला जाएगा। तो आईआरजीसी की जो टॉप लीडरशिप है, वो अगर मरती भी जाए तो नीचे की लीडरशिप ऊपर आकर अपने अस्तित्व को, मैं ईरान के अस्तित्व की बात नहीं कर रहा, ईरान के अस्तित्व की लड़ाई अलग है, आईआरजीसी के अस्तित्व की लड़ाई अलग है। ईरान की आर्मी अलग है, ईरान की आईआरजीसी अलग है। तो उसको बचाने के लिए आखिरी दम तक ईरान के जो कमांड सेंटर है वो ऑपरेट करता रहेगा। हाथ अमेरिका के और इजराइल के एक जगह ये बंधे हैं कि अभी भी गाजा निपटा है। गाजा में क्या हुआ था कि जब हमास के आतंकियों ने इजराइल में वो घटना करी, जाकर वो पब्लिक प्लेसेस में, पब्लिक बिल्डिंग्स के नीचे जो टनल्स थी वहां पर छुप गए। इजराइल के पास कोई सूरत नहीं थी सिवाय उन बिल्डिंग्स को बॉम्ब करने का, जिसके चलते बहुत से बेगुनाह लोग मारे गए, नो डाउट अबाउट इट। अब एक ऐसी सूरत हाल इजराइल और अमेरिका के सामने फंस रही है कि क्या अगर आईआरजीसी अपने हेडक्वार्टर्स, अपने बंकर्स बंकर्स वहां सेफ नहीं रह गए, छोड़कर वहां पब्लिक के बीच में, पब्लिक की बिल्डिंग में, वहां के बेसमेंट में, जहां पे ऊपर मल्टी स्टोरेड कॉम्प्लेक्स है जिसमें 2-4 हजार लोग रह रहे हैं, उनके नीचे से अगर ऑपरेट करता है तो इजराइल में तो, गाजा में तो फिर भी इजराइल की फोर्सेज 1 महीने बाद अंदर घुस गई थी, यहां तो नहीं घुस रही हैं। तो उसको कैसे, उस कमांड सेंटर को कैसे रोका जाए? क्या इजराइल और अमेरिका इस पोजीशन में है कि ईरान की सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहां की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को, वहां के हॉस्पिटल्स को या वहां के स्कूल्स को बॉम्ब करेंगे? सवाल है, नहीं कर सकते। तो आईआरजीसी का जितना भी मैं पढ़ रहा था कमांड सेंटर चल रहा है, वो इन्हीं जगहों से चल रहा है, ये जानते हुए कि गाजा के बाद यहां बॉम्बिंग नहीं हो सकती। और दूसरा, अगर बॉम्बिंग हुई तो जिस पब्लिक ओपिनियन के लिए ये सब हो रहा है, वो पब्लिक ओपिनियन पूरी तरह से इजराइल और अमेरिका के रिवर्स में साथियों चला जाएगा। आने वाले टाइम में, जहां तक फिर मैं ये चीज दोहरा रहा हूं, लगभग 1 महीने बाद दोहरा रहा हूं, कि इजराइल को पता है और अमेरिका को कि हमें कब क्या करना है, इस लड़ाई को आगे कितना बढ़ाना है, कितना मिडिल ईस्ट को और कितना ईरान को इसमें झोंकना है, कितना अपना हथियार बेचना है। जब मिडिल ईस्ट बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा तो अपने एक्सपर्ट्स भेज के कितना उनसे पैसा लेके उसे हमें ठीक करके देना है, पूरा उनके दिमाग में पूरा ब्लूप्रिंट है। आप धीरे धीरे देखते जाइए, लड़ाई में डिस्ट्रक्शन बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर से दोहरा दूं, जितना भी डिस्ट्रक्शन होगा गौर करके देखिएगा, इजराइल में इस डिस्ट्रक्शन का 5% नहीं पहुंचेगा, और अमेरिका में तो शायद इसका 1% भी हम लोगों को देखने को ना मिले। वो बात अलग है कि लोग बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं, वहां F-16 मार दिया, वहां हमने ये कर दिया, वहां 4 सिपाही मार दिए। इतनी बड़ी लड़ाई में इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे घास घास का ब्लेड होता है ना, ये माचिस का तिनका, इतनी ही वैल्यू होती है। अब इनके अलावा बात करूं भारत की और अलग मुल्कों की जिनको इस लड़ाई से फर्क पड़ रहा है। एक बात बताओ, आज किसी ने हमसे, फैमिली फ्रेंड ने हमसे जिक्र किया कि मोदी जी कह रहे हैं कि कोविड जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। बहुत खराब हालात थे कोविड में। ये बताओ, जैसे ही वो वायरस नीचे आया या जैसे ही लॉकआउट खत्म हुआ, कितने दिन में दुनिया नॉर्मल हो गई थी? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4-6 महीना हो गई थी ना। वही सामान्य जीवन पर चीज आकर रुक गई थी, फिर रुक जाएगी। लेकिन इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है। वो 2-4-6 महीना या तुम्हारी वो परेशानी या मेरी परेशानी वो नहीं देखेगा। और इजराइल ने ये साबित कर दिया है इस लड़ाई में कि अगर ये लड़ाई मैं अपने अस्तित्व के लिए नहीं लड़ूंगा और ईरान को निस्ते नाबूद नहीं करूंगा, तो वाकई मेरे अस्तित्व को खतरा है, और तब तुम मुझे बचाने नहीं आओगे। जैसे गाजा के टाइम में कोई भी बचाने सिवाय अमेरिका की मदद के कोई नहीं आया था। तो इजराइल को अपने अस्तित्व की फिक्र है। हिंदुस्तान में सिलेंडर कितने का बिकेगा ये उसको फिक्र नहीं है, और अपनी नजरिए से वो सही है। जब भी ये लड़ाई रुकेगी, नोट कर लीजिए, 1-2-3 महीने बाद फिर से ये दुनिया सामान्य हो जाएगी। लेकिन इजराइल सुनिश्चित करेगा कि उसका खतरा कम से कम 10, 20, 25, 50 साल के लिए उसके ऊपर से ईरान की तलवार हट जाए।
देखे जाइए, इस मंच के एनालिसिस पे भरोसा करे जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़।